हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल लोनारे। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर होगा वो होगा न्यू चैप्टर पे। आज हम लोग, आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। आपकी बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। राइट। तो जी, ये बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, आपको डेफिनेटली सारी बातें क्लियर हो जाएगी बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। तो जी, बिजनेस एनवायरनमेंट को आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक मीनिंग लिखी है। ठीक है, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे साथ एक बार देख ले कि मैंने क्या लिखा है। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions or forces that are outside the control of business enterprises but have major impact on its performance। ठीक, आप सभी को मैंने मीनिंग पढ़ के बताया। इसके नीचे आप सभी को क्या करना है, इम्पैक्ट के नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। बेसिकली मैं अभी आपको क्लियर करूंगा एक एग्जांपल के साथ कि आखिर ये बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। तो जी, एक एग्जांपल आप सभी ध्यान से सुनिए। एक बात, फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक, मेरी हर बातों को एकदम फोकस कीजिएगा। सपोज कीजिए कि आप जिस घर पे हैं, ठीक, वहां पर आपके मॉम डैड भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, और आपका एक छोटा भाई और आपकी एक छोटी बहन भी है। ठीक है, लिटिल सिस्टर, लिटिल ब्रदर, और आपके मॉम और डैड सब वहां पर रहते हैं। अब एक बार क्या हुआ, आपके मॉम और डैड का कहीं बाहर घूमने का प्लान हुआ। ठीक, सो उन्होंने क्या किया, आपको बुलाया। आप सबसे बड़े हैं। ठीक, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने जो छोटे भाई बहन से आप बड़े हैं, बड़े हैं बट ऑब्वियस है। ठीक, बड़े हैं, तो आपके मॉम डैड ने आपको बुलाया और बोला, बेटा हम लोग 1 वीक के लिए कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। ठीक, और उन्होंने साथ में ये कहा कि बेटा अब तो घर पे हम लोग नहीं रहेंगे, तो अब पूरी जवाबदारी, जो भी पूरा घर का जो भी काम होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी घर की, वो अब तुम्हें देखनी पड़ेगी 1 वीक के लिए। तो आपके मॉम डैड ने क्या किया, आपको 15,000 रुपीज दे दिया। अरे बाप रे, 15,000 रुपीज यार, अब तो मजा आ जाएगा पार्टी करने में, राइट। लेकिन आपके मॉम डैड ने कहा कि ये पार्टी वार्टी के लिए नहीं, इस 15,000 को आपको पूरे 1 वीक यूटिलाइज करना है। ठीक है, आपको इससे पूरा 1 वीक आपको अब घर चलाना है, राइट। तो अब क्या हुआ, ठीक, तो जी अब क्या हुआ, आप अगले दिन आपके मॉम और डैड चले गए, 1 वीक के हॉलीडे के लिए चले गए, और आपको पूरे हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गए, और साथ में 15,000 भी दे दिया। अब आपका काम क्या है, आपको पूरे 1 वीक तक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर की रखनी है, राइट। ठीक, तो जी अब क्या हुआ, अब आपने अपना काम चालू कर दिया, राइट। अब आपके घर पे आपकी छोटी बहन भी है, छोटा भाई भी है, लेकिन दोनों बहुत ही बदमाशी करते हैं, बहुत ही बदमाशी करते हैं, दिन भर बदमाशी करते रहते हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उन्हें कंट्रोल करना। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है, आपको अपना घर को क्या करना है, अच्छे से रखना है। अब 1 वीक तक अपने घर को चलाना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने भाई बहन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा बदमाशी करेंगे तो आपका काम क्या है, उनको संभालना। ठीक, और वो ज्यादा किसी बात की भी जीत करेंगे तो आपके पास तो 15,000 है, उसी में आपको घर चलाना है पूरा 1 वीक। ठीक है, तो आपको ओवरऑल क्या करना है, वो सारी बातों को क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल आप अपने घर में जितने भी भाई बहन है, जितने भी चीजें हैं, उनको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। फोकस करना मेरी लाइन पे। आप अपने घर के अंदर आपके ब्रदर और सिस्टर को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। उन्हें मारो या फिर कुछ भी करो, जो भी करो, कैसे भी करो, लेकिन आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, है ना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, बोलना तो नहीं चाहिए, बुरा लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल कीजिए, आपके विसिनिटी में, मतलब आपके घर के एरिया में अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया। ठीक, तो उससे क्या आप अपने घर को बचा पाओगे, क्या अर्थक्वेक को आप कंट्रोल कर सकते हो कि अर्थक्वेक रुक जाए, नहीं कर सकते ना। तो जी सेम एग्जाम्पल बिजनेस एनवायरनमेंट का भी है। ठीक, जैसे क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है,
एक सबसे पहले तो आपको एग्जांपल समझ में आ गया ना। मैंने एग्जांपल में बेसिकली यही बताया कि आपका छोटा भाई बहन है जो आपके घर के अंदर है और उसे आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कोई कोई चीज जैसे भूकंप है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक, तो जी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर अभी आप बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग पढ़ोगे तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशन ऑफ फोर्सेस। जैसे अर्थक्वेक का भी एग्जांपल बताया, तो फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस बट हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। मतलब जी जैसा कोई भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन या फोर्सेस जो आपके कंट्रोल के बाहर है, देखिए ना यहाँ पर मैंने लिखा है दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, भूकंप अर्थक्वेक अगर आपके घर में आ गया, ठीक है, तो उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बट हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। मतलब अब जी फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में भूकंप आ गया तो बट ऑब्वियस है आपको घर का नुकसान हो गई, राइट। तो सेम चीज बिजनेस एनवायरनमेंट में भी होता है। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटी है उसको संभाल सकता है, लेकिन उसके बाहर जितनी भी एक्टिविटी जैसे भूकंप आ गया या फिर कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो गई तो वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट। तो सेम चीज मैंने यहाँ लिखी है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ऐसी फोर्सेस होती है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। लाइक आपके कंट्रोल में भूकंप नहीं है, आप भूकंप को रोक नहीं सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका छोटा भाई और ब्रदर जो है उसे आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो सेम सिचुएशन बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में भी क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल बिजनेस एनवायरनमेंट भी दो तरीके की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। बिजनेस भी क्या करता है, अपने इंटरनल मैनेजमेंट को क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है। देखिए मैंने लिखा भी है कैन बी कंट्रोल्ड, और अब ऐसे कुछ फोर्सेस रहते हैं जो एक बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, राइट। आपको बेसिक फंडा समझ में आ गया क्या होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे आप अपने भाई बहन को संभाल के रखते हो, अपने अपने भाई बहन को कंट्रोल में रख सकते हो, वैसे ही एक बिजनेस भी अपने इंटरनल मैनेजमेंट को क्या कर सकता है, कंट्रोल में रख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेबर को ले लो, ठीक, या फिर कंपनी की सीईओ को ले लो, या फिर कुछ भी, कोई भी, बहुत सारे एग्जांपल है। अब जी फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसका एक लेबर हमेशा लेट आता है, ठीक, तो जी सबसे पहले बिजनेस पूछेगा उससे कि भाई तू लेट क्यों आता है, क्या तुझे आने में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है उससे कारण तू लेट हो जाता है, या फिर कोई पर्सनल मैटर के कारण तू लेट हो जाता है। अगर ये लेबर कुछ रीजन देगा तो आप बोलोगे ठीक है, अगर ये कोई रीजन नहीं देगा तो आप क्या करोगे, इसको निकाल दोगे, क्योंकि ये आपके कंट्रोल के अंदर है। आपको ये लेबर ठीक लगा तो आप रखोगे, नहीं रखेगा तो निकाल दोगे, राइट। तो ये आपके कंट्रोल के अंदर है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो कि आपके कंट्रोल पे नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, भूकंप अगर आपके घर के पास आ जाता है तो उस सिचुएशन में आप अपने घर का कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आप भूकंप को रोक नहीं सकते क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है नहीं, राइट। तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा है बिजनेस में भी क्या होता है, कुछ कुछ चीजों का नो कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ये सारी चीजों का नो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो बिजनेस में अर्थक्वेक आ गया या फिर कुछ फोर्स और लग गया तो जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती है। तो जी यहाँ पर बिजनेस दो चीजों का, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल जो कि कंट्रोल कर सकता है बिजनेसमैन, एक्सटर्नल जो कि एक बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ठीक। तो इसे मैंने दो चीजों में कैटेगराइज किया है, पहला है माइक्रो या फिर आप कह सकते हैं स्पेसिफिक फोर्स, और सेकंड वन है माइक्रो या फिर जनरल फोर्स, ठीक। ये डियर मैं आप सभी को एक चीज कंफर्म करके बता देता हूँ, ये जी स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पॉइंट आएगा, तो अभी ध्यान से सुनना, मैं बाद में रिपीट नहीं करूंगा, ठीक। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जो कि एक बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, जो कि अब दो हिस्सों में मैंने क्या किया, उसे बांट दिया, डिवाइड कर दिया, माइक्रो या फिर स्पेसिफिक फोर्स या माइक्रो या फिर जनरल फोर्स। माइक्रो में क्या क्या आ जाएंगे, माइक्रो या स्पेसिफिक फोर्स में कस्टमर आ जाएगा, कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, सप्लायर्स आ जाएंगे, और माइक्रो और जनरल फोर्सेस में पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, ठीक। तो ये सारी चीजें है बेसिक फंडा बिजनेस एनवायरनमेंट का। सो जी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ऐसे फोर्सेस जो कि एक बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन वो उसके परफॉर्मेंस में इफेक्ट करते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी कर सकते हैं या फिर नेगेटिव इफेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस बट हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। अब ये इम्पैक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है डियर, और नेगेटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक।
तो बेसिक फंडा क्या है आपको समझ में आ गया, आपको एक एग्जांपल के साथ बताया। अब आपको कंफ्यूज ना हो तो एक काम करता हूं, मैं आपको एक डायग्राम के इससे भी समझा देता हूं, राइट। तो आपको क्या करता हूं, डायग्राम से भी मैं आपको समझा देता हूं जिससे आपको इजी पड़ जाए। ठीक, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक बिजनेस है, ये क्या है, एक बिजनेस है। अब जी इसका बिजनेस का ओनर अपना रामलाल, ठीक, बिजनेस क्या है, अपना रामलाल, ठीक। देखो कैसे दांत हंस रहा है भाई, इसका बिजनेस है यार, कुछ तो करो। अब जी ये बिजनेस है, अब जी इसके बिजनेस के अंदर वर्कर्स है, ठीक, बहुत सारे वर्कर्स होंगे। इसके साथ इसके बिजनेस के, इसके कंपनी के अंदर कोई सीईओ भी होगा, या फिर और भी बहुत सारे पर्सन होंगे, जैसे परचेस मैनेजर हो गया, सेल मैनेजर हो गया, और भी बहुत सारे, ठीक है। तो जी ये रामलाल का एक बिजनेस है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक। तो जी रामलाल क्या कर सकता है, अपने बिजनेस के अंदर जितने भी लोग हैं जो कि इंटरनल है, बिजनेस बिजनेस कैसे टाइप का, इंटरनल एक्सटर्नल, तो यहाँ पर मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ। सो रामलाल अगर उसे वर्कर अपना पसंद नहीं आया तो वो उसे हटा के रिप्लेस कर सकता है। अगर रामलाल को लगा कि यार उसका सीईओ ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो रामलाल क्या कर सकता है, अपने सीईओ को भगा के दूसरा सीईओ अपने कंपनी में ला सकता है। तो यहाँ पर रामलाल के अंदर, को कंट्रोल है अपने बिजनेस के ऊपर, क्या है, कंट्रोल है, ठीक है। रामलाल अपने बिजनेस के इंटरनल मैनेजमेंट को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, या फिर इकोनॉमिकल हो गया, या फिर लीगल हो गया, राइट। या फिर यहां पर मैं लिख सकता हूं कोई कस्टमर के कारण, या फिर कॉम्पिटिटर, या फिर कोई सप्लायर। तो जी ये सारे ऐसे फोर्स हैं जो कि एक्सटर्नल है, जो कि रामलाल के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक्सटर्नल है, जो कि रामलाल के कंट्रोल में नहीं है, कैन नॉट बी कंट्रोल, मैंने लिखा भी है, जो रामलाल के कंट्रोल में नहीं है। ये सारे फैक्टर्स, या फिर बोलो ये सारे फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल है, जो कि रामलाल के कंट्रोल में नहीं है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे आप क्या कर सकते हैं, जनरल मैक्रो या फिर जनरल फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक। और इसे क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया, माइक्रो या फिर स्पेसिफिक फोर्स भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक रामलाल के कंट्रोल में नहीं है। अब जी ये सब कैसे होगा, देखिए ये सारे एक्सटर्नल फोर्स हैं, लेकिन रामलाल आपके बिजनेस में जो भी सारी चीजें एक्टिविटी होती है वो रामलाल अपने बिजनेस में कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये सारे फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे फोर्सेस है जो कि रामलाल के हाथ में नहीं है, जो कि रामलाल का बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो जी फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटिकल, ठीक। अब जी पॉलिटिकल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिकल में कोई गवर्नमेंट थी पहले, ठीक, वो इसके बिजनेस को सपोर्ट करती थी, ये रामलाल के बिजनेस को सपोर्ट करती थी। फॉर एग्जाम्पल अगला चुनाव हुआ, अगला इलेक्शन हुआ और दूसरी टाइप की गवर्नमेंट आ गई, पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट से होता है, राइट। तो जी दूसरी टाइप की गवर्नमेंट आ गई और वो बोली कि तुम्हें ये अपना बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, ये हमारा ऑर्डर है, ठीक। और उन्होंने कोई रीजन दे दिया इसके बंद करने का, तो अब रामलाल को क्या करना पड़ेगा, अपना बिजनेस को बंद करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये इसके हाथ कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट, रामलाल गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो जी तो यही सारा चीज होता है, फोर्सेस जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, जो कि एक बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है, राइट। अब जी फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है कि हर बार ये फोर्स क्या करे, आपको नेगेटिव इफेक्ट दे, नेगेटिव इफेक्ट दे जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल फिर से पॉलिटिकल वाले का पकड़ लो। अब जी गवर्नमेंट ने बोला कि तुम अपना ब्रांच को अलग अलग जगह पे खोलो, हम तुम्हें पैसा देंगे, ठीक है। तो ये आपके रामलाल के बिजनेस के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि इसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ठीक। तो इसके तरफ से ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। नेगेटिव और पॉजिटिव ये फोर्सेस ऐसी फोर्सेस है जो कि एक बिजनेस को क्या करती है,
प्रॉब्लम भी दे सकती है या फिर एक बिजनेस को अपॉर्चुनिटी भी दे सकती है। ठीक है, तो जी ये सारी चीजें होती है बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि मैंने आपको बताया। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? एक ऐसी फोर्सेस होती है जो एक बिजनेसमैन के ऊपर होती है, जो एक बिजनेसमैन कंट्रोल के बाहर है। मतलब ऐसी फोर्सेस जो एक बिजनेसमैन के कंट्रोल के बाहर है, लेकिन वो एक बिजनेसमैन के परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट करती है। वो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। ठीक, सो डी माय डियर फ्रेंड्स, यही है बेसिक कंसेप्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब जी ये जितने भी फोर्सेस है ना, ये मैं आपको इसके अगली लेक्चर्स जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स वाली में होगा उसमें आपको डेफिनेटली समझाऊंगा। लेकिन बस ये अभी आपको मेरे को कंसेप्ट क्लियर करना था, इसलिए मैंने कंसेप्ट्स को क्लियर कर दिया। वैसे आपका एक टॉपिक बचता है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां पर मेरा काम ही है कि ये सारे को मैं आपको एकदम डीपली में समझाऊं, राइट। लेकिन आज का जो पहला पार्ट था इस चैप्टर में, सो मेरा इसमें काम क्या था, आपको समझाना कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअली में काम क्या है इसका, ये करता क्या है, आखिर में है क्या बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिया। तो जी अगला जो टॉपिक होगा इस चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में, उसमें डेफिनेटली मैं आपको ये सारी चीजों के बारे में और थोड़ा डीपली समझाऊंगा। और और जी डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में और एक टॉपिक आता है जिसमें ये सारी चीजों को और अच्छे से समझना है, राइट। तो जी एक बार हम फटाक से रिवाइज करते हैं क्या क्या होता है। ठीक, सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? एक ऐसी फोर्सेस जो एक बिजनेसमैन के कंट्रोल के बाहर है, लेकिन उसके बिजनेस पे इफेक्ट करता है। वो इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है फिर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो एक बार पढ़ लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स टोटलिटी ऑफ और इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस बट हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरीकों का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो कि एक बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, लेबर हो गया, सीईओ हो गया। अगर एक बिजनेसमैन को अगर अच्छा नहीं लगा इनका काम, इनको हटा के दूसरा ला सकता है क्योंकि इसके पास कंट्रोल है। ठीक, तो इंटरनल क्या होता है? कैन बी कंट्रोल, जो एक बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकता है। और सेकंड उसके ऑपोजिट देखेंगे तो एक एक्सटर्नल होता है, जो एक बिजनेसमैन के ऊपर एक बिजनेसमैन उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक, जिसे मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, माइक्रो एंड मैक्रो, या फिर इसे स्पेसिफिक फोर्स और माइक्रो को जनरल फोर्स भी कहा जाता है। अब जी इसके अंदर कस्टमर आ जाएगा, कॉम्पिटिटर आ जाएगा, सप्लायर आ जाएगा। अब जी माइक्रो या जनरल फोर्सेस में पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, इसके बारे में अलग लेक्चर्स में अच्छे से डीप में करेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको यही समझना था। ठीक है, अब मैं अगली लेक्चर्स में आपको डेफिनेटली मिलूंगा। होप करता हूँ आज का लेक्चर्स आप सभी ने एंजॉय किया होगा। ठीक डियर, प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाएंगे, राइट। तो जी इसी के साथ डियर मैं चलता हूँ और होप करता हूँ आपने लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा, और मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल लोनारे, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर होगा वो होगा न्यू चैप्टर पे। आज हम लोग, आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, आपकी बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। तो जी ये बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, आपको डेफिनेटली सारी बातें क्लियर हो जाएगी बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। तो जी बिजनेस एनवायरनमेंट को आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक मीनिंग लिखी है। ठीक है, तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ एक बार देख ले कि मैंने क्या लिखा है। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions or forces that are outside the control of business enterprises but have major impact on its performance। ठीक, आप सभी को मैंने मीनिंग पढ़ के बताया। इसके नीचे आप सभी को क्या करना है, इम्पैक्ट के नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। बेसिकली मैं अभी आपको क्लियर करूंगा एक एग्जांपल के साथ कि आखिर ये बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। तो जी एक एग्जांपल आप सभी ध्यान से सुनिए। एक बात, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक, मेरी हर बातों को एकदम फोकस कीजिएगा। सपोज कीजिए कि आप जिस घर पे हैं,
ठीक, वहां पर आपके मॉम डैड भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, और आपका एक छोटा भाई और आपकी एक छोटी बहन भी है। ठीक है, लिटिल सिस्टर, लिटिल ब्रदर, और आपके मॉम और डैड सब वहां पर रहते हैं। अब एक बार क्या हुआ, आपके मॉम और डैड का कहीं बाहर घूमने का प्लान हुआ। ठीक, सो उन्होंने क्या किया, आपको बुलाया। आप सबसे बड़े हैं, ठीक, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने जो छोटे भाई बहन से आप बड़े हैं, बड़े हैं बट ऑब्वियस है, ठीक, बड़े हैं। तो आपके मॉम डैड ने आपको बुलाया और बोला बेटा हम लोग 1 वीक के लिए कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। ठीक, और उन्होंने साथ में ये कहा कि बेटा अब तो घर पे हम लोग नहीं रहेंगे, तो अब पूरी जवाबदारी, जो भी पूरा घर का जो भी काम होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी घर की, वो अब तुम्हें देखनी पड़ेगी 1 वीक के लिए। तो आपके मॉम डैड ने क्या किया, आपको 15,000 रुपीज दे दिया। अरे बाप रे, 15,000 रुपीज यार, अब तो मजा आ जाएगा पार्टी करने में, राइट। लेकिन आपके मॉम डैड ने कहा कि ये पार्टी वार्टी के लिए नहीं, इस 15,000 को आपको पूरे 1 वीक यूटिलाइज करना है। ठीक है, आपको इससे पूरा 1 वीक आपको अब घर चलाना है, राइट। तो अब क्या हुआ, ठीक, तो जी अब क्या हुआ, आप अगले दिन आपके मॉम और डैड चले गए, 1 वीक के हॉलीडे के लिए चले गए, और आपको पूरे हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गए, और साथ में 15,000 भी दे दिया। अब आपका काम क्या है, आपको पूरे 1 वीक तक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर की रखनी है, राइट। ठीक, तो जी अब क्या हुआ, अब आपने अपना काम चालू कर दिया, राइट। अब आपके घर पे आपकी छोटी बहन भी है, छोटा भाई भी है, लेकिन दोनों बहुत ही बदमाशी करते हैं, बहुत ही बदमाशी करते हैं, दिन भर बदमाशी करते रहते हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उन्हें कंट्रोल करना। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है, आपको अपना घर को क्या करना है, अच्छे से रखना है। अब 1 वीक तक अपने घर को चलाना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने भाई बहन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा बदमाशी करेंगे तो आपका काम क्या है, उनको संभालना। ठीक, और वो ज्यादा किसी बात की भी जीत करेंगे तो आपके पास तो 15,000 है, उसी में आपको घर चलाना है पूरा 1 वीक। ठीक है, तो आपको ओवरऑल क्या करना है, वो सारी बातों को क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल आप अपने घर में जितने भी भाई बहन है, जितने भी चीजें हैं, उनको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। फोकस करना मेरी लाइन पे, आप अपने घर के अंदर आपके ब्रदर और सिस्टर को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। उन्हें मारो या फिर कुछ भी करो, जो भी करो, कैसे भी करो, लेकिन आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, है ना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल बोलना तो नहीं चाहिए, बुरा लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल कीजिए आपके विसिनिटी में, मतलब आपके घर के एरिया में अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया। ठीक, तो उससे क्या आप अपने घर को बचा पाओगे, क्या अर्थक्वेक को आप कंट्रोल कर सकते हो कि अर्थक्वेक रुक जाए, नहीं कर सकते ना। तो जी सेम एग्जाम्पल बिजनेस एनवायरनमेंट का भी है। ठीक, जैसे क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है। एक सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, मैंने एग्जाम्पल में बेसिकली यही बताया कि आपका छोटा भाई बहन है जो आपके घर के अंदर है, और उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन कोई कोई चीज जैसे भूकंप है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक, तो जी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर अभी आप बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग पढ़ोगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ फोर्सेस। जैसे अर्थक्वेक का भी एग्जांपल बताया, तो फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस बट हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। मतलब जी जैसा कोई भी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन या फोर्सेस जो आपके कंट्रोल के बाहर है, देखिए ना यहाँ पर मैंने लिखा है दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, भूकंप, अर्थक्वेक अगर आपके घर में आ गया, ठीक है, तो उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बट हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। मतलब अब जी फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में भूकंप आ गया, तो बट ऑब्वियस है आपको घर का नुकसान हो गई, राइट। तो सेम चीज बिजनेस एनवायरनमेंट में भी होता है। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटी है उसको संभाल सकता है, लेकिन उसके बाहर जितनी भी एक्टिविटी, जैसे भूकंप आ गया या फिर कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट। तो सेम चीज मैंने यहाँ लिखी है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ऐसी फोर्सेस होती है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। लाइक आपके कंट्रोल में भूकंप नहीं है, आप भूकंप को रोक नहीं सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका छोटा भाई और ब्रदर जो है उसे आप कंट्रोल कर सकते हो,
राइट। तो सेम सिचुएशन बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में भी क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल, बिजनेस एनवायरनमेंट भी दो तरीके की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। बिजनेस भी क्या करता है, अपने इंटरनल मैनेजमेंट को क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है। देखिए मैंने लिखा भी है, कैन बी कंट्रोल्ड। और अब ऐसे कुछ फोर्सेस रहते हैं जो एक बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। राइट। आपको बेसिक फंडा समझ में आ गया क्या होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे आप अपने भाई बहन को संभाल के रखते हो, अपने अपने भाई बहन को कंट्रोल में रख सकते हो, वैसे ही एक बिजनेस भी अपने इंटरनल मैनेजमेंट को क्या कर सकता है, कंट्रोल में रख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेबर को ले लो, ठीक, या फिर कंपनी की सीईओ को ले लो, या फिर कुछ भी, कोई भी, बहुत सारे एग्जांपल है। अब जी फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसका एक लेबर हमेशा लेट आता है, ठीक। तो जी सबसे पहले बिजनेस पूछेगा उससे कि भाई तू लेट क्यों आता है, क्या तुझे आने में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, उससे कारण तू लेट हो जाता है, या फिर कोई पर्सनल मैटर के कारण तू लेट हो जाता है। अगर ये लेबर कुछ रीजन देगा तो आप बोलोगे ठीक है। अगर ये कोई रीजन नहीं देगा तो आप क्या करोगे, इसको निकाल दोगे, क्योंकि ये आपके कंट्रोल के अंदर है। आपको ये लेबर ठीक लगा तो आप रखोगे, नहीं रखेगा तो निकाल दोगे। राइट। तो ये आपके कंट्रोल के अंदर है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो कि आपके कंट्रोल पे नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, भूकंप अगर आपके घर के पास आ जाता है तो उस सिचुएशन में आप अपने घर का कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आप भूकंप को रोक नहीं सकते, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है नहीं। राइट। तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा है बिजनेस में भी क्या होता है, कुछ कुछ चीजों का नो कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ये सारी चीजों का नो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो बिजनेस में अर्थक्वेक आ गया या फिर कुछ फोर्स और लग गया, तो जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती है। तो जी यहाँ पर बिजनेस दो चीजों का, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल जो कि कंट्रोल कर सकता है बिजनेसमैन, एक्सटर्नल जो कि एक बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ठीक। तो इसे मैंने दो चीजों में कैटेगराइज किया है। पहला है माइक्रो या फिर आप कह सकते हैं स्पेसिफिक फोर्स, और सेकंड वन है माइक्रो या फिर जनरल फोर्स। ठीक। ये डियर मैं आप सभी को एक चीज कंफर्म करके बता देता हूँ, ये जी स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पॉइंट आएगा, तो अभी ध्यान से सुनना, मैं बाद में रिपीट नहीं करूंगा। ठीक। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जो कि एक बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, जो कि अब दो हिस्सों में मैंने क्या किया, उसे बांट दिया, डिवाइड कर दिया, माइक्रो या फिर स्पेसिफिक फोर्स, या माइक्रो या फिर जनरल फोर्स। माइक्रो में क्या क्या आ जाएंगे, माइक्रो या स्पेसिफिक फोर्स में कस्टमर आ जाएगा, कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, सप्लायर्स आ जाएंगे। और माइक्रो और जनरल फोर्सेस में पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, लीगल। ठीक। तो ये सारी चीजें है बेसिक फंडा बिजनेस एनवायरनमेंट का। सो जी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ऐसे फोर्सेस जो कि एक बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन वो उसके परफॉर्मेंस में इफेक्ट करते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट भी कर सकते हैं या फिर नेगेटिव इफेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस बट हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। अब ये इम्पैक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है डियर, और नेगेटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक। तो बेसिक फंडा क्या है आपको समझ में आ गया, आपको एक एग्जांपल के साथ बताया। अब आपको कंफ्यूज ना हो तो एक काम करता हूं, मैं आपको एक डायग्राम के इससे भी समझा देता हूं। राइट। तो आपको क्या करता है, डायग्राम से भी मैं आपको समझा देता हूं, जिससे आपको इजी पड़ जाए। ठीक। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक बिजनेस है, ये क्या है, एक बिजनेस है। अब जी इसका बिजनेस का ओनर अपना रामलाल, ठीक, बिजनेस क्या है, अपना रामलाल। ठीक। देखो कैसे दांत हंस रहा है भाई, इसका बिजनेस है यार, कुछ तो करो। अब जी ये बिजनेस है, अब जी इसके बिजनेस के अंदर वर्कर्स हैं, ठीक, बहुत सारे वर्कर्स होंगे। इसके साथ इसके बिजनेस के, इसके कंपनी के अंदर कोई सीईओ भी होगा, या फिर और भी बहुत सारे पर्सन होंगे, जैसे परचेस मैनेजर हो गया, सेल मैनेजर हो गया, और भी बहुत सारे। ठीक है। तो जी ये रामलाल का एक बिजनेस है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक। तो जी रामलाल क्या कर सकता है, अपने बिजनेस के अंदर जितने भी लोग हैं जो कि इंटरनल है, बिजनेस कैसे टाइप का, इंटरनल एक्सटर्नल, तो यहाँ पर मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ। सो रामलाल अगर उसे वर्कर अपना पसंद नहीं आया तो वो उसे हटा के रिप्लेस कर सकता है। अगर रामलाल को लगा कि यार उसका सीईओ ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो रामलाल क्या कर सकता है, अपने सीईओ को भगा के दूसरा सीईओ अपने कंपनी में ला सकता है। तो यहाँ पर रामलाल
को कंट्रोल है, अपने बिजनेस के ऊपर क्या है, कंट्रोल है। ठीक है, रामलाल अपने बिजनेस के इंटरनल मैनेजमेंट को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, या फिर इकोनॉमिकल हो गया, या फिर लीगल हो गया, राइट। या फिर यहां पर मैं लिख सकता हूं कोई कस्टमर के कारण, या फिर कॉम्पिटिटर, या फिर कोई सप्लायर। तो जी ये सारे ऐसे फोर्स हैं जो कि एक्सटर्नल है, जो कि रामलाल के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्नल है, जो कि रामलाल के कंट्रोल में नहीं है, कैन नॉट बी कंट्रोल, मैंने लिखा भी है, जो रामलाल के कंट्रोल में नहीं है। ये सारे फैक्टर्स, या फिर बोलो ये सारे फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल है, जो कि रामलाल के कंट्रोल में नहीं है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे आप क्या कर सकते हैं, जनरल मैक्रो या फिर जनरल फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक, और इसे क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया, माइक्रो या फिर स्पेसिफिक फोर्स भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक रामलाल के कंट्रोल में नहीं है। अब जी ये सब कैसे होगा, देखिए ये सारे एक्सटर्नल फोर्स हैं, लेकिन रामलाल आपके बिजनेस में जो भी सारी चीजें एक्टिविटी होती है वो रामलाल अपने बिजनेस में कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये सारे फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे फोर्सेस हैं जो कि रामलाल के हाथ में नहीं है, जो कि रामलाल का बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, तो जी फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटिकल। ठीक, अब जी पॉलिटिकल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिकल में कोई गवर्नमेंट थी पहले, ठीक, वो इसके बिजनेस को सपोर्ट करती थी, ये रामलाल के बिजनेस को सपोर्ट करती थी। फॉर एग्जांपल अगला चुनाव हुआ, अगला इलेक्शन हुआ और दूसरी टाइप की गवर्नमेंट आ गई, पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट से होता है, राइट। तो जी दूसरी टाइप की गवर्नमेंट आ गई और वो बोली कि तुम्हें ये अपना बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, ये हमारा ऑर्डर है। ठीक, और उन्हें कोई रीजन दे दिया इसके बंद करने का। तो अब रामलाल को क्या करना पड़ेगा, अपना बिजनेस को बंद करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये इसके हाथ कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट, रामलाल गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो जी तो यही सारा चीज होता है फोर्सेस, जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, जो कि एक बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है, राइट। अब जी फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है कि हर बार ये फोर्स क्या करे, आपको नेगेटिव इफेक्ट दे, नेगेटिव इफेक्ट दे जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल फिर से पॉलिटिकल वाले का पकड़ लो। अब जी गवर्नमेंट ने बोला कि तुम अपना ब्रांच को अलग अलग जगह पे खोलो, हम तुम्हें पैसा देंगे। ठीक है, तो ये आपके रामलाल के बिजनेस के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि इसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ठीक, तो इसके तरफ से ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। नेगेटिव और पॉजिटिव, ये फोर्सेस ऐसी फोर्सेस है जो कि एक बिजनेस को क्या करती है, प्रॉब्लम भी दे सकती है या फिर एक बिजनेस को अपॉर्चुनिटी भी दे सकती है। ठीक है, तो जी ये सारी चीजें होती है बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि मैंने आपको बताया। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, एक ऐसी फोर्सेस होती है जो एक बिजनेसमैन के ऊपर होती है, जो एक बिजनेसमैन कंट्रोल के बाहर है, मतलब ऐसी फोर्सेस जो एक बिजनेसमैन के कंट्रोल के बाहर है, लेकिन वो एक बिजनेसमैन के परफॉर्मेंस में इंपैक्ट करती है। वो इंपैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। ठीक, सो डी माय डियर फ्रेंड्स, यही है बेसिक कंसेप्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब जी ये जितने भी फोर्सेस है ना, ये मैं आपको इसके अगली लेक्चर्स जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स वाली में होगा उसमें आपको डेफिनेटली समझाऊंगा। लेकिन बस ये अभी आपको मेरे को कंसेप्ट क्लियर करना था, इसलिए मैंने कंसेप्ट्स को क्लियर कर दिया। वैसे आपका एक टॉपिक बचता है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां पर मेरा काम ही है कि ये सारे को मैं आपको एकदम डीपली में समझाऊं, राइट। लेकिन आज का जो पहला पार्ट था इस चैप्टर में, सो मेरा इसमें काम क्या था, आपको समझाना कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअली में काम क्या है इसका, ये करता क्या है, आखिर में है क्या बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिया। तो जी अगला जो टॉपिक होगा इस चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में, उसमें डेफिनेटली मैं आपको ये सारी चीजों के बारे में और थोड़ा डीपली समझाऊंगा। और जी डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में और एक टॉपिक आता है जिसमें ये सारी चीजों को और अच्छे से समझना है।
राइट। तो जी एक बार हम फटाक से रिवाइज करते हैं क्या क्या होता है। ठीक, सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, एक ऐसी फोर्सेस जो एक बिजनेसमैन के कंट्रोल के बाहर है लेकिन उसके बिजनेस पे इफेक्ट करता है। वो इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है फिर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो एक बार पढ़ लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स टोटलिटी ऑफ फॉर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस बट हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरीकों का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो कि एक बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, लेबर हो गया, सीईओ हो गया। अगर एक बिजनेसमैन को अगर अच्छा नहीं लगा इनका काम, इनको हटा के दूसरा ला सकता है क्योंकि इसके पास कंट्रोल है। ठीक, तो इंटरनल क्या होता है, कैन बी कंट्रोल, जो एक बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकता है। और सेकंड उसके ऑपोजिट देखेंगे तो एक एक्सटर्नल होता है जो एक बिजनेसमैन के ऊपर एक बिजनेसमैन उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक, जिसे मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, माइक्रो एंड मैक्रो, या फिर इसे स्पेसिफिक फोर्स और माइक्रो को जनरल फोर्स भी कहा जाता है। अब जी इसके अंदर कस्टमर आ जाएगा, कॉम्पिटिटर आ जाएगा, सप्लायर आ जाएगा। अब जी माइक्रो या जनरल फोर्सेस में पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, इसके बारे में अलग लेक्चर्स में अच्छे से डीप में करेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको यही समझना था। ठीक है, अब मैं अगली लेक्चर्स में आपको डेफिनेटली मिलूंगा। होप करता हूँ आज का लेक्चर्स आप सभी ने एंजॉय किया होगा। ठीक डियर, प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाएंगे। राइट, तो जी इसी के साथ डियर मैं चलता हूँ और होप करता हूँ आपने लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा और मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल लोनारे और मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। राइट, तो होप करता हूँ आपने पहला वाला जो पार्ट है वो डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। राइट, तो जी आज हम लोग जानेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स बोल लो, करेक्टरिस्टिक्स बोल लो या फिर नेचर बोल लो, सभी चीज एक ही है। राइट, तो आज बेसिकली हम लोग यही चर्चा करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। और जी एक चीज आप सभी को पहले ही बता दूं कि पहला वाला जो लेक्चर है वो जरूर देखिएगा क्योंकि पहले लेक्चर्स में मैंने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अगर वो नहीं देखा तो फिर सॉरी मैं हेल्प नहीं कर सकता, आपको ये वाला जो लेक्चर है डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं वही चीज को यहाँ भी बताऊंगा तो टाइम पीरियड जो है, जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत बिगड़ जाएगा। राइट, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अभी कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने क्या किया उसे पहले ही कवर कर दिया था। डेफिनेटली मैं प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल लूंगा, आप सभी वहां से जाके देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, मेरी बातों को फोकस करके सुनना क्योंकि मेरे पॉइंट्स केस स्टडी में डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। डेफिनेटली आप जब भी केस स्टडी, कोई भी टेस्ट होगा, एग्जाम्स भी जब बोर्ड एग्जाम्स फेस करेंगे तो केस स्टडी के लिए मेरे पॉइंट्स जो है हेल्पफुल रहेंगे। जो बातें मैं बताऊंगा जरूर फोकस कीजिएगा या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, तो जी चलिए सब बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। चलिए आप सभी मेरे साथ लिखते जाइए। तो जी फर्स्ट पॉइंट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। राइट, तो जी यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के अंदर कि इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ फोर्सेस के जो टोटल है उसे हम टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वाला जो है आप जरूर फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल में जरूर कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि ये सारी बातें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया। इसलिए प्लीज वो देखना, तभी देखना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर डायरेक्ट यहाँ पर जंप करोगे तो आपको कोई मजा नहीं आएगा, लिटरली बता रहा हूँ। दैट्स वाई इसलिए कह रहा हूँ आप सभी को प्लीज चले जाइए, पहली लेक्चर्स को पहले देख लीजिए, वहां पर आपको ये सारी बातें पहले समझ में आ जाएगी, फिर यहाँ पर आइएगा। राइट, तो जी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ये एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ फोर्स का क्या है, टोटल है, सम है। ठीक, जो कि क्या है बिजनेस के, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस को मैंने इंटरनल में बनाया है और उसके आप बिजनेस के बाहर कुछ फोर्सेस होते हैं। ठीक है, जो बिजनेस को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। वो इम्पैक्ट एक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो जी ये है इस पॉइंट का मतलब। इस पॉइंट ये कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ फोर्सेस का क्या है, सम है। ठीक है, जो कि क्या है, एक बिजनेस के बाहर कुछ जो फोर्सेस है, एक बिजनेस के बाहर कुछ फोर्सेस होते हैं, एक बिजनेस के बाहर कुछ फोर्सेस होते हैं जो कि एक बिजनेस के आउटसाइड में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि
ऐसी फोर्स एक बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, पॉजिटिव भी इम्पैक्ट कर सकती है या फिर नेगेटिव भी कर सकती है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया। प्लीज चले जाइए, क्योंकि सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट दोनों इंटरलेटेड था फर्स्ट लेक्चर से। दैट्स वाई मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे फर्स्ट लेक्चर जाके देख लीजिए। अब जी सेकंड पॉइंट है हमारे पास। सो जी अब सेकंड पॉइंट है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। तो जी मैंने आपको इसे भी फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसे कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लेक्चर। तो जी स्पेसिफिक, यहाँ पर मैंने नई चीजें एड ऑन की है, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है। स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, जो कि एक बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, और जनरल फोर्स क्या होता है, जो कि एक बिजनेस पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, राइट। अब जी स्पेसिफिक में आपको बताया था मैंने पहली लेक्चर में भी, कस्टमर आता है, कंपटीटर आता है, सप्लायर आता है, और इनडायरेक्ट में पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, ये सारे फैक्टर्स, फोर्सेस आते हैं, राइट। तो जी हम लोग ने क्या समझा कि बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब जब कोई भी बिजनेस के बाहर कोई फोर्स होती है जो कि एक्सटर्नल फोर्स होती है। तो मैंने आपको पहली लेक्चर में भी बताया था, ये एक्सटर्नल फोर्स दो टाइप की होती है, ठीक। ये स्पेसिफिक भी हो सकती है, या फिर ये क्या हो सकती है, जनरल भी हो सकती है, ठीक। तो जी जो स्पेसिफिक फोर्स है, ये बिजनेस को हमेशा डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, एक बिजनेस को क्या करते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। और जनरल फोर्सेस कैसे होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो एक बिजनेस को इनडायरेक्ट क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब जी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सप्लायर का ले लो, बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आपके बिजनेस में एक सप्लायर है जो आपको डेली डेली रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता था, राइट। अब जी क्या हुआ, एक दिन वो सप्लायर ने छुट्टी मार लिया, तो जी अब क्या होगा, अब आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं है उस सिचुएशन में, इमरजेंसी केस हो गया आपके बिजनेस के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दौड़ोगे इधर उधर उधर, क्या करेंगे, तो वो क्या हो गया, एकदम डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। जो आपके बिजनेस को डेली एक्टिविटी में, डे टू डे एक्टिविटी में आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, उसे हम स्पेसिफिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब वैसी जनरल फोर्स जी, ये सब क्या है, थोड़े जैसे पॉलिटिकल, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का कुछ ऑर्डर आया। अब जी गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि आपके बिजनेस को बंद करना है या फिर आपके बिजनेस को इम्प्रूव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा अजीब सा एग्जाम्पल लगे, फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो बिजनेस है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ठीक। अब जी एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आया बाहर से कि जो भी एंड्रॉइड मोबाइल है वो सारे एंड्रॉइड बंद। आपको आश्चर्य होगा, अरे यार आज की इस दुनिया में बिना एंड्रॉइड के कहाँ काम होता है, लेकिन मैं आपको एक एज्यूम करके बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल करो कि इस गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी मोबाइल कंपनी है तो वो सारे एंड्रॉइड फोन को बंद करना होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। तो आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एंड्रॉइड फोन बंद करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये क्या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है हर बिजनेस के लिए, राइट। तो जी ऐसा ये पॉइंट यही सारी चीजें कहता है, ठीक है। तो इसे हम स्पेसिफिक और जनरल फोर्स कहते हैं। अब जी थर्ड पॉइंट, अब जी जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारे पास इंटर रिलेटेडनेस, ठीक, इंटर रिलेटेडनेस। अब जी ये पॉइंट क्या कहता है कि ईएफ का मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, ईएफ मतलब एक्सटर्नल फोर्स, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, रिलेटेड होती है। अब जी देखिए, अब जी इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ, यूथ। आजकल के जो टीनेज भी कस्टमर्स हैं, राइट। तो जी आजकल के कस्टमर्स को फास्ट फूड खाने का बहुत इच्छा होता है, राइट, सभी को पता है, ठीक। तो जी आज का जो भी फास्ट फूड बिजनेस है वो उनकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जी जो भी होम बिजनेस है, जो आप कहते हैं कि देसी तड़का वाले जो भी खाने वाले हैं, उसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। मैं भी मानता हूँ कि सर आज भी तो अवेलेबल है, आज भी टी स्टॉल रहता है, मतलब बहुत सारे टी स्टॉल, फूड स्टॉल रहते हैं जहाँ पर भीड़ लगी रहती है, हाँ लगी रहती है, लेकिन स्टिल फास्ट फूड बिजनेस का जो इंडिया में ग्रोथ हो रहा है वो बहुत हो रहा है, जाके जरूर चेक करना। और जी जो होम बिजनेस है इनकी डिमांड क्या हो रही है, धीरे 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 कम हो रही है, राइट। तो जी मैं इसमें यहाँ पर मैंने लिखा है जो फास्ट बिजनेस का जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जी जो होम बिजनेस का डिमांड कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है।
राइट। तो मैंने जैसा आपको बताया कि इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बिजनेस के लिए ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, प्रॉफिट में जा रही है, क्योंकि आजकल के यूथ लोग को क्या है, फास्ट फूड बिजनेस पसंद आ रहा है। वहीं पर होम बिजनेस के लिए ये क्या हो रहा है, एक नेगेटिव पॉइंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर भी आपको क्या बताया, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स में आता है। ठीक है, तो ये है ये पॉइंट का मतलब। अब जी फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। तो डियर, अब अगला पॉइंट है जो कि फोर्थ पॉइंट है, वो है हमारे पास अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी का मतलब आप सभी ही जानते होंगे। अनसर्टिनिटी का मतलब डियर क्या होता है, नॉट श्योर कि फ्यूचर में क्या होगा, उसे हम अनसर्टिनिटी कहते हैं। राइट। तो जी इस एग्जांपल को, मतलब इस पॉइंट को ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या होता है, एनवायरनमेंट जो है ना लगातार चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कीजिए, आप जीन्स को देखिए, जीन्स फटाफट फटाफट कैसे डिमांड उसका, पहले आपको कोई और जीन्स पसंद थी, अब कोई और टाइप की। ठीक है, पहले जैसे मंकी जीन्स पहना करते थे, अब ज्यादा वो वाली आ गई है। मतलब आप देखते जाएंगे तो डिमांड क्या होता है, हर बार चेंज होता रहता है। राइट। आज कस्टमर को कुछ और पसंद है, कल कस्टमर को कुछ और पसंद है। तो एक बिजनेस को क्या होता है, उसके हिसाब से क्या करना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई बिजनेस चेंज कर पाता है, कोई बिजनेस नहीं कर पाता। कोई बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो जाता है, कोई बिजनेस के लिए प्रॉफिट नहीं होता। तो जी अनसर्टिनिटी का मतलब यही है। होप करता हूँ आपने समझ लिया होगा, इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। राइट। तो जी अगला पॉइंट है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी। अब जी हर बिजनेस को क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं पर अपने रनिंग एक्टिविटीज, जो भी बिजनेस की रनिंग एक्टिविटी होती है, उससे हमेशा कहीं ना कहीं जगह पर जाके प्रॉब्लम होती है। ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, कोई बिजनेसमैन समझ नहीं पाता कि आखिर ये प्रॉब्लम आई कैसे है, ऐसे कौन सा एक्सटर्नल फोर्सेस से ये प्रॉब्लम आई है। ठीक, वो समझ ही नहीं पाता। तो बेसिकली ये पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी बिजनेस को अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी होगी। अंडरस्टैंडिंग क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग में हमेशा क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, जब तक वो क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्सेस को डिवाइड नहीं करेगा इन पांचों में। समझ में आ गया। ये पॉइंट बेसिकली ये कहता है, हर बिजनेसमैन को, हर बिजनेस को अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी जब तक वो जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस को डिवाइड नहीं कर देता। क्योंकि जी जब तक वो डिवाइड नहीं करेगा तब तक वो जान ही नहीं पाएगा कि ये प्रॉब्लम आखिर आई किससे, पॉलिटिकल सिचुएशन से आई है, सोशल से, इकोनॉमिकल से, लीगल से, या फिर टेक्नोलॉजिकल से। तो बेसिक फंडा इसी का यही है। ठीक। तो गाइस अब जी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिलेटिविटी। अब जी इसमें क्या, मतलब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रिलीजन टू रिलीजन। मतलब जी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या कहता है, कंट्री टू कंट्री और रिलीजन टू रिलीजन वेरी करता है, डिफर करता है। अब जी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सोशल। चलिए आप इसका बता ही देता हूँ, सोशल का क्या मतलब है। वैसा भी बताना नहीं चाहिए, बस स्टिल आपकी हेल्प कर देते हैं, समझ में आ जाएगा आप सभी को। सोशल मतलब डियर होता है सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक, सोसाइटी मतलब हम पीपल, हमारे रिसोर्सेस, तो ये सारी जो भी चीजें हैं वो सब सोसाइटी में आती है। राइट। अब जी यहाँ पर एक हमारा एक बेवकूफ आप कह सकते हैं एक बंदा था, बिजनेसमैन। आखिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन क्या था, बेवकूफ था, उल्लू था। ठीक। अब ये जो बिजनेसमैन है ये क्या करता था, इसकी पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसका जो बिजनेस था वो क्लोथ्स का था। ठीक। तो ये बिजनेस इसने क्या किया, इंडिया में स्टार्ट किया। अब जी ये क्या करता था, बेसिकली कुर्ता पैजामा, अब जानते हैं ये सब क्या है, कुर्ता पैजामा, या फिर मैं कह सकता हूँ साड़ी। ठीक। तो ये क्या करता है, इसका जो बिजनेस है वो बेसिकली कुर्ता पैजामा एंड साड़ीज पे बहुत बड़ा काम करता है। ठीक। अब ये बंदे ने क्या किया, अपना बिजनेस जो है उसे क्या किया, इंडिया में तो स्टार्ट किया, चलो अच्छी बात है, इंडिया में किया, है ना। तो जी इंडिया में जैसे इसने अपना बिजनेस चालू किया तो इसका बिजनेस बहुत प्रॉफिट का मतलब कमाने लगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया के जो पीपल हैं वो बेसिकली आज भी कुर्ता पैजामा है, साड़ी वाड़ीज पहनते हैं, आप सभी जानते हैं। वहीं पर इस बेवकूफ ने क्या किया, इतना प्रॉफिट कमा लिया
लेकिन इस बेवकूफ ने ये अक्ल नहीं दिखाया, इस बिजनेस ने सोचा कि यार मैंने तो इतना प्रॉफिट किया, अब लालच लालच में बेवकूफ ने क्या किया, अपना बिजनेस को क्या कर दिया, यूएसए में भी खोल दिया। अब जी जैसे यूएसए में खोला तो इसने देखा कि इसका बिजनेस वहां पर चल ही नहीं रहा है। अब इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि वहां के पीपल ज्यादा साड़ी सा कुर्ता पैजामा नहीं पहनते। ठीक, तो वहां पर इस बेवकूफ ने देखा कि इसके जो भी बिजनेस है लॉस में जा रहा है। ठीक, तो जी बेसिकली ये पॉइंट यही कहता है रिलेटिविटी की जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डिफर फ्रॉम ईच अदर है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस बिजनेस की डीलिंग आप एक कंट्री में कर रहे हैं वही बिजनेस कोई और कंट्री में चले, क्योंकि वहां की कोई भी रीजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वहां की गवर्नमेंट एक्सेप्ट ना करे या वहां के लोग एक्सेप्ट ना करे वो चीज को। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोज तो इस बिजनेस मैंने चालू कर लिया, इंडिया में चला, लेकिन यूएस में जाके नहीं चला क्योंकि वहां की यूएस की सोसाइटी क्या कर रही है, बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो जी ये सारे जितने भी आप फैक्टर्स यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो जी ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे से डिफर कर जाता है। ठीक, बेसिकली अभी सोशल का आपको समझा दिया, सोसाइटी से रिलेटेड होता है, वैसे ही आपको धीरे धीरे हर एक चीज बता दूंगा डियर, टेंशन मत लो, बस पेशेंस रखिए, बस टेंशन मत लीजिए, आराम से बता दूंगा। कुछ समझ में हो ही नहीं सकता कि कुछ समझ में ना आ रहा हो, आराम से बताऊंगा। राइट, अब जी जो इस अगला जो 7 पॉइंट है वो है हमारे पास डायनेमिक, वेट, हाँ डायनेमिक नेचर करके है पॉइंट। तो जी बेसिकली ये भी पॉइंट आप सभी जानते हैं, डायनेमिक मतलब एक बिजनेस आराम से हमेशा चेंज होता रहता है, मतलब जो बिजनेस के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा चेंज होता है, तो एक बिजनेसमैन को उसके हिसाब से चेंज होना है। वेट मैं और कुछ भी पढ़ लेता हूँ, आपकी एनसीईआरटी बुक में और कुछ दिया तो नहीं है। या तो बेसिकली ये पॉइंट यही कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जितने भी फैक्टर्स है ये 10 बार चेंज होते रहता है। तो एक बिजनेसमैन का काम क्या है, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को हमेशा स्कैन करना, मतलब हमेशा देखना, चेक करना कि अभी बाहर क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से एक बिजनेसमैन को चेंज करना चाहिए। तो बेसिकली यही फंडा है डियर, कैरेक्टरिस्टिक्स का, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो जी इसी के साथ डियर मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे इससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोग ने कौन कौन सा पॉइंट्स पढ़ा। राइट, तो जी सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सेकेंड पॉइंट में हम लोग ने पढ़ा स्पेसिफिक और जनरल फोर्स। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, इंटर रिलेटेडनेस। फिर हम लोग ने अनसर्टिनिटी, फिर कॉम्प्लेक्सिटी, फिर रिलेटिविटी, फिर हम लोग ने पढ़ा डायनेमिक नेचर। ठीक, तो डियर यही सारे फंडा है। अब आपका एक ड्यूटी मैं भी आपको बता देता हूँ कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दिया, आपको क्या करना है, कोई भी बुक पकड़िए, एनसीईआरटी पकड़िए, पूनम गांधी पर पकड़िए, वीना वर्मा, कोई भी गाइड पकड़िए, बस एक बार आपको क्या करना है, चैप्टर ये जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया है इसको रीड करना है। राइट, ये आपका एज आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसी के साथ डियर मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल लोनारे, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है वो होगा बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में, कि हम लोग को बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इम्पोर्टेंस एक बिजनेसमैन के लिए क्या होता है। राइट, तो बेसिकली आज हम लोग यही सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट से जाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट जो है इसका क्लियर कर देता हूँ। तो जी यहाँ पर आप देखेंगे कि हर बिजनेसमैन को या फिर हर बिजनेस को अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर सोशल हो या फिर टेक्नोलॉजिकल हो, लीगल हो या फिर इकोनॉमिकल हो। हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उन्हें स्कैन करना पड़ता है। अब जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर एक बिजनेस है तो जी हर बिजनेसमैन को अपना बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, अब जी जैसे मैं पॉलिटिकल्स की बात करूं, पॉलिटिकल मतलब आप इजी भाषा में याद रखिए, पॉलिटिक्स मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड। ठीक, तो जी हर बिजनेसमैन को यही ध्यान में रखना पड़ता है यार कि उसका जो बिजनेस है या फिर जो गवर्नमेंट्स के रूल है वो सिमिलर है कि नहीं, कि मतलब बेसिकली बिजनेसमैन को यही डिसाइड करना पड़ता है यार कि जो पॉलिसी मैं फॉलो कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं जा रही है। अगर एक बिजनेसमैन ये देख लेगा तो जी वो सफल है। मतलब अगर एक बिजनेसमैन को लगा कि यार मेरी जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट से मतलब ऑपोजिट है, तो उस केस में क्या होगा, उसके बिजनेस में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, तो बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, हमेशा पॉलिटिकल का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब सोशल का बात करूं तो मतलब सोसाइटी से,
अब फॉर एग्जांपल करो कि आप एक बिजनेस है, अब वो बिजनेस का पॉल्यूशन ही इतना हो जाता है कि मत पूछो। बहुत पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्री है एक बिजनेस, एक इंडस्ट्री है जो कि बहुत पॉल्यूट करती है। तो इससे क्या हो रहा था जी, जो आसपास के जो विसिनिटी मतलब एक एरिया के जितने भी लोग थे उस इंडस्ट्री के, तो वहां पर क्या हो रहा था, उन्हें डिजीज का सामना करना पड़ रहा था। तो जी अब इससे क्या हो सकता है, एक बिजनेसमैन को भी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे? अब जी गवर्नमेंट क्या बोल सकती है कि भाई तुम्हें तो अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए या फिर मॉडर्न टेक्निक को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, बिजनेसमैन को फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, सोशल फैक्टर्स को भी क्या करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है। अब जी स्कैन मतलब होता है जी जासूसी करना। जासूसी मतलब देखना, देखना इन द सेंस आप कैसे कह सकते हैं, मतलब उसे समझना। स्कैनिंग मतलब आप समझ सकते हैं, समझना, या फिर कह सकते हैं आप जासूसी करना। तो एक बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा जासूसी करना पड़ता है कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए अभी। ठीक है, उसे सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब जी टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्निक से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट। ठीक, अब तो आप सभी जानते हैं फ्लिपकार्ट भी बिक गई है, राइट। तो मतलब बेसिकली इतना मत जानिए, तो आप यही जानते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट। अब जी ये दो ऐसी कंपनी है जिनके बीच में क्या है, बहुत कंपटीशन रहता है, एक दूसरे के दुश्मन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब जी फ्लिपकार्ट हमेशा क्या चाहेगा कि अमेजोन से आगे जाना चाहेगा, और अमेजोन क्या चाहेगा, फ्लिपकार्ट से मैं आगे चले जाऊं। तो जी ये दोनों कंपनीज क्या करती है, एक्चुअली में एक दूसरे को देखती रहती है। मतलब आप तो जानते हैं और भी जैसी है स्नैप, मतलब और भी बहुत सारी कंपनीज होती है, लेकिन ये जो दो कंपनीज है ये बहुत बेटर है बाकी सब कंपनीज से, राइट। तो जी यहाँ पर ये जैसी दो कंपनीज हैं, तो ये दोनों कंपनी एक दूसरे को हमेशा चेक करती है कि भाई जो अमेजोन है ये कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है, और वैसे ही अमेजोन वाला यही चेक करता है कि फ्लिपकार्ट वाला कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है। अगर फ्लिपकार्ट को पता चला कि यार अमेजोन वाली ने नया टेक्निक यूज किया है जिसके कारण इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, जिसके कारण इसका बिजनेस बहुत आगे जा रहा है, तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, वैसी वाली टेक्निक लाएगा या फिर उससे भी अच्छी टेक्निक लाएगा। तो जी हमेशा बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, टेक्नोलॉजिकल का भी स्कैन करना पड़ता है कि उनका जो कॉम्पिटिटर है वो एक्चुअली में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, राइट। अब जी जो अगला है लीगल, लीगल मतलब लॉ से रिलेटेड, सभी समझ गए, या फिर इकोनॉमिकल। तो मतलब आप देखेंगे ओवरऑल हर बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, बिजनेस में रन, मार्केट में रन करने के लिए अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ता है। ठीक है, तो जी हम लोग यही जानेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब एक बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता है तो उससे उसको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक, तो चलिए फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जी हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, सो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट है कि इट इनेबल्स, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, इट इनेबल्स फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब जी यहाँ पर मैंने लिखा है, पहले आपको बता देता हूँ इस कहानी का मतलब मैंने क्या लिखा है। सबसे पहला मैंने लिखा है कि एक बिजनेस, जब एक कोई भी बिजनेस या फिर बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, तो उससे क्या हो जाता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और उससे उसको उसका जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है, उसका उसका बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। और वो इवेंट तक की क्या होता है, कभी कभी वो अपने बिग मार्केट का जो शेयर है उसको कैप्चर कर लेता है। अब जी फॉर एग्जाम्पल मैं व्हाट्सएप की बात करूं, ध्यान से सुनना। ठीक, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप कहा जाता है कि सबसे पहला वीडियो मतलब सॉरी चैटिंग ऐप आया। ठीक, तो जी व्हाट्सएप जो है, अब जी आप सभी जानते हैं कि कितना पॉपुलर हो चुका है, राइट। तो जी व्हाट्सएप के साथ साथ धीरे धीरे और भी ऐप आए। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि बाकी सब ऐप चले क्या, तो आप सभी का आंसर आएगा नहीं चले। लेकिन आज भी व्हाट्सएप सबसे आगे है, क्योंकि व्हाट्सएप ने क्या किया, उसने सबसे पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया। व्हाट्सएप ने क्या किया, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ के स्कैन कर लिया, और उसे उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई। अपॉर्चुनिटी उसको मतलब मिल गया कि हाँ लोगों को ऐसा एक ऐप चाहिए। ठीक, अब उससे क्या हो गया, धीरे धीरे इसका कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत बढ़ते गया, और इवन तक ये क्या कर लिया, बिग मार्केट शेयर भी कर लिया है कैप्चर। अब बिग मार्केट कैप्चर कैसे कर लिया है, अब जी देखिए हर बंदा, इवन तक कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा है वो एफबी तो जरूर नहीं चलाते, नहीं चलाते, एफबी नहीं चलाते, इंस्टा नहीं चलाते, बट वो जरूर व्हाट्सएप में मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा अवेलेबल रहते हैं।
ठीक। इवन तक कि छोटा सा बड़ा मतलब हर बंदा क्या करता है, व्हाट्सएप में तो रहता ही है। आप जरूर जाके कोई कोई कमेंट बॉक्स पढ़ना, तो जरूर बहुत सारे लोग हमेशा यही कहते हैं, सर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैम आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। जरूर आप देखना ऐसा ही कहते होंगे अदर यूट्यूबर्स के, या फिर कोई भी चैनल में जाके देखना, तो वो सिर्फ कहेंगे सर व्हाट्सएप नंबर दीजिए या फिर फोन नंबर दीजिए। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि आप एफबी में हो क्या, मुझे आपसे कांटेक्ट करना है। वो पहले ही आपको बोलेगा कि मुझे व्हाट्सएप से आप मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए, क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, तो जी यही होता है बिग मार्केट शेयर कैप्चर। मतलब कोई भी बिजनेस हो, सबसे पहले आप उसका उस कंपनी का नाम, फॉर एग्जांपल हर बंदा आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया, हर बंदा कमेंट बॉक्स में हमेशा यही लिखेगा कि व्हाट्सएप नंबर चाहिए। अब दीजिए गलत वे में मत लेना, मैं आपको एग्जांपल से, बेसिक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, प्लीज उसे गलत वे से मत लीजिएगा। ठीक। तो जी यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई मतलब व्हाट्सएप ने इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा पॉपुलैरिटी कैप्चर कर लिया कि हर बंदा एक ही चीज बोल रहा है कि व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप। तो यहाँ पर ये पॉसिबल कैसे हुआ, जब व्हाट्सएप ने क्या किया, अपना बिजनेस के एनवायरमेंट को स्कैन किया, जिसको उसको अपॉर्चुनिटी मिली, प्रॉफिट मिला, और जी इवन तक कि वो बिग मार्केट शेयर को कैप्चर भी कर लिया। ठीक। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा इट इनेबल्स फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। ये जैसे व्हाट्सएप को क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी दिलाया। जैसे बिजनेस व्हाट्सएप ने अपना बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ा, तो उसने देखा कि लोगों को क्या है, जरूरत चाहिए, मतलब एक चैटिंग ऐप चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टिविटी चाहिए, तो उसने उसको अपॉर्चुनिटी दे दी। अब जी बिजनेस एनवायरनमेंट ने अब उसको धीरे से प्रॉफिट उसका इंक्रीज कर दिया, और इवन तक उसको मार्केट को कैप्चर करने में भी हेल्प कर दिया। ठीक है, तो इट इनेबल्स फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब जी अब फर्स्ट गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब अब जी हर जगह पे व्हाट्सएप ही व्हाट्सएप है। हर दूसरे ऐप भी आजकल बन गया है, लेकिन आज भी व्हाट्सएप सबसे आगे है। तो ये क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट यही कह रहा है, गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, एक फर्म को गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब सबसे आगे जाने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। अब जी सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब जी जो थर्ड पॉइंट है वो है इट इनेबल्स फर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब जी थ्रेट्स का मतलब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, डिफिकल्टीज, ऐसी दुर्घटना जो बिजनेसमैन को लग रही है कि यार ये मेरे साथ फ्यूचर में हो सकती है और मेरे बिजनेस को नुकसान कर सकती है, उसे हम थ्रेट कहते हैं। एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, जो कि एक सिग्नल, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेता है, तो उससे क्या होता है, एक बिजनेसमैन आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसके बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम है और क्या नेगेटिव रिजल्ट है, जो कि उसके बिजनेस को क्या कर सकता है, प्रॉब्लम में ला सकता है। तो जी जैसे वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, मैं आप पर लिखा भी आइडेंटिफाई कर लेता है, तो उसके हिसाब से वो क्या कर लेता है, अपने बिजनेस में चेंजेस कर लेता है। ठीक। तो जी इस पॉइंट का मतलब यही है कि हर बिजनेसमैन अपने प्रॉब्लम्स को क्या करता है, बाहर देखता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उससे उसके बिजनेस में क्या लॉस हो सकता है, उसके हिसाब से अपना बिजनेसमैन क्या कर लेता है, उस अपने बिजनेस में चेंजेस ला लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक्स में दिया गया है मारुति सुजुकी का। ठीक। एक मिनट में यहाँ पर देख लेता हूँ, मारुति सुजुकी का ये एग्जाम्पल था शायद। हाँ, तो मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल दिया गया है। तो जी आप सभी को पता है मारुति सुजुकी कौन सी कंपनी है। मारुति सुजुकी तो बाद में आई, सबसे पहले मारुति थी। ठीक, मैं एकदम अर्लीज की बात कर रहा हूँ, जब सबसे पहले पहले तो उस समय क्या थी, सिर्फ मारुति थी। जैसे मारुति 800 उस समय बहुत चला करती थी, ये सारी और भी बहुत सारी पुरानी गाड़ी थी उस समय। तो जी सबसे पहले क्या हुआ, एक बार मारुति ने क्या किया, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को चेक किया। ठीक, मारुति सुजुकी मतलब जो मारुति कंपनी है, उसने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया, तो उसे उसको प्रॉब्लम पता चली। वो प्रॉब्लम ये थी कि उसको पता चला कि मेरी कंपनी तो है इंडिया में, अब बाहर से भी जैसे फोर्ड आ रही है, फिएट आ रही है, ये सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो भी इंडिया में एंटर कर रही है, इंडिया में आ रही है। तो मारुति ने क्या किया, ये सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और अपने बिजनेस में क्या किए, चेंजेस किए। अब जी मारुति को पता चल गया कि भाई अगर मैंने अपने बिजनेस में चेंजेस नहीं किया तो पक्का बड़ी कंपनी आ जाएगी और वो सबसे ज्यादा मार्केट में क्या कर लेगी, अपॉर्चुनिटी हासिल कर लेगी और अपने और मार्केट में राज्य करेगी।
तो मारुति ने क्या किया, अपना प्रोडक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया पहले से ही, और अपना जो कंपनी का जो भी प्रमोशन है उसको फटाफट फटाफट बढ़ाने लगा। ठीक है, उसने रुका नहीं कि भाई जब फिएट और फोर्ड आएगी तब जाके वो उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी। उसने क्या किया, पहले से ही क्या कर लिया, तैयारी करना चालू कर लिया। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है इट इनेबल्स फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट। ये क्या करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट एक बिजनेसमैन को थ्रेट जानने में हेल्प करता है। जैसे मारुति ने क्या किया, अपना थ्रेट को क्या कर लिया, देखा कि भाई फिएट फोर्ड बड़ी बड़ी कंपनी एंटर कर रही है इंडिया में। एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब जी इसका मतलब क्या होता है, अब जी जैसे मारुति ने क्या किया, अब जैसे उससे प्रॉब्लम पता चल गई तो उसके हिसाब से वो क्या करने लगी, अपने बिजनेस में चेंजेस लाना चालू कर दिया। तो जी यही है इस पॉइंट का मतलब। अब जी थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब जी जो थर्ड पॉइंट है वो है इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग का मतलब लिख दीजिए कलेक्ट करना। टैपिंग का मतलब कलेक्ट करना। तो जी ये पॉइंट क्या करता है, हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना चाहिए और उसके हिसाब से रॉ मटेरियल्स को खरीदना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पॉइंट का वेट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, मतलब हर बिजनेसमैन को बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करना चाहिए और उसके हिसाब से रॉ मटेरियल्स खरीदना चाहिए। ठीक, अब जी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सैमसंग का लेता हूँ और सोनी का लेता हूँ, दो बेस्ट कंपनीज है, अभी मैंने लिया है। अब जी दोनों जो बेस्ट कंपनीज है, अभी आपको पता चला अभी 2018 में क्या हो रहा है, मार्केट में एलईडी का बहुत क्रेज चल रहा है और इसके साथ साथ 3 डायमेंशनल जो टीवीज है उनका बहुत क्रेज चल रहा है, राइट। तो जी हर बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, डिमांड के हिसाब से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डिमांड के हिसाब से क्या करना चाहिए, अपना जो रॉ मटेरियल है कलेक्ट करना चाहिए। जैसे अभी क्या हर बिजनेसमैन जितनी भी टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एलईडी और 3D डायमेंशनल टीवी के हिसाब से क्या करना चाहिए, उनके हिसाब से रॉ मटेरियल्स खरीदना चाहिए जो वो सब टीवी एलईडी बनाने के लिए हेल्प करेगा। ना कि ऐसे खरीदना चाहिए रॉ मटेरियल्स जो कि अभी मार्केट के डिमांड के हिसाब से नहीं है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर सैमसंग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे अभी रॉ मटेरियल्स खरीदेगी तो क्या उसका बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक, तो ये पॉइंट बेसिकली यही कहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए हेल्प करता है, ये एक बिजनेसमैन को इसलिए हेल्प करता है कि वो जो मार्केट में आज का डिमांड है उसके हिसाब से उनको रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए यूजफुल दिलाता है, राइट। तो जी यही है इस पॉइंट का मतलब। अब जी फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। मतलब हर बिजनेसमैन को बाहर का सिचुएशन देखना चाहिए, मार्केट में सिचुएशन क्या है, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को सर्च करना चाहिए। तो जी इस वैसे सिमिलर पॉइंट है, मैं आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ। जैसे पहले वाले एग्जांपल में बताया था, अब जी यहाँ पर मैंने ए कंपनी लिया, बी कंपनी लिया, दोनों टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब जी जो ए कंपनी है ये एलईडी टीवी बनाती है और जी बी कंपनी है ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाती है, राइट। तो जी जो ये अब मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछूं कि दोनों में से कौन सी कंपनी चलेगी, तो आप सभी का आंसर आएगा इसमें बी कंपनी नहीं चलेगी, ए कंपनी चलेगी। क्योंकि ए कंपनी ने क्या किया, ए कंपनी ने डियर क्या किया, अपने बिजनेस को क्या, अपने जो बिजनेस, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या किया, स्कैन किया। अब जी ए कंपनी को पता है कि आज के जमाने में क्या एलईडी टीवी ज्यादा चलने वाली है, तो उसके हिसाब से ए कंपनी क्या करे, एलईडी टीवी बना रही है। लेकिन बी ने क्या किया, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं किया और वो अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बना है, तो इसका बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, राइट। तो जी यार यही फंडा है, बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट इससे यूजफुल है क्योंकि इस मतलब बेसिकली यही फंडा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों यूजफुल है, राइट। अब जी जो अगला पॉइंट है, तो डियर अब जी जो अगला पॉइंट है वो है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब जी बिजनेस एनवायरनमेंट हर बिजनेस को प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए हेल्प करता है। अब ये कैसे, जब भी एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता है तो उससे उसको अपॉर्चुनिटी पता चल जाती है कि भाई अभी मार्केट में किसकी डिमांड ज्यादा है और क्या चलने वाला है। ठीक, तो वो एक बिजनेसमैन क्या करता है, स्कैनिंग से अपनी ये पता लगा लेता है कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटी क्या है। तो जी वो अपॉर्चुनिटी जैसी फाइंड करता है तो उसको एक ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। ठीक, तो वो हर बिजनेसमैन उस ऑब्जेक्टिव जैसी वो दिख जाता है, मतलब अपॉर्चुनिटी तो देख लिया कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटी क्या है बाहर मार्केट में, तो जी वो उसको क्या कर लेता है, एक ऑब्जेक्टिव में बना लेता है और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, प्लानिंग करता है और क्या करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है कि वो ऑब्जेक्टिव
वो अपॉर्चुनिटी को क्या कर ले, वो ग्रैब कर ले। अगेन एग्जांपल व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ने भी सेम किया, बिजनेस को स्कैन किया और अपॉर्चुनिटी देख ली कि हाँ भाई लोगों को मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होना है, तो उसने क्या कर लिया, एक ऐप बना लिया। मतलब उसने क्या कर लिया, अपॉर्चुनिटी देखा और वो ऑब्जेक्टिव बना लिया कि भाई अब तो मुझे लोगों को कनेक्ट करना है। अब जी कनेक्ट करने के लिए उसने क्या किया, प्लानिंग किया, पॉलिसी बनाई, स्ट्रेटजी किया और क्या कर लिया, एक व्हाट्सएप ऐप बना दिया। ठीक, बेसिक फंडा है। अब जी जो आखिरी है पॉइंट है हमारे पास, अब जी जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास है वो है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब जी जो भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को बार बार सर्च करता है ना, तो उससे हर बिजनेसमैन को ये पता चल जाता है कि उसका जो बिजनेस है वो बाहर के मार्केट के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जी जैसे ही बिजनेसमैन को पता चलता है कि उसका जो बिजनेस है वो बाहर के एनवायरनमेंट के, बाहर के मार्केट के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या करता है, उस समय पॉलिसी बनाता है और ऐसी टेक्निक्स बनाता है जिससे उसका बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी चीजें थी इंपॉर्टेंस में। डियर मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, देखिए अभी ये वीडियो जा रही है 18 मिनट्स, राइट। मेरी वीडियोस लंबी तो जरूर रहती है लेकिन इसके साथ सारे रीजंस भी रहते हैं, जरूर नोटिस कीजिएगा। चलिए इसके साथ मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ जी लेक्चर्स अगर आपने एंजॉय किया होगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाएंगे, राइट। तो जी इसी के साथ डीएल मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल लोनारे, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, पिछली लेक्चर्स में बेसिकली हम लोग ने बहुत कुछ जाना। जरूर चले जाइए उस लेक्चर में और जरूर जाके देखिए क्योंकि वहां पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज मैंने सिखाई जो आपको एज एन इंडियन सिटीजन बहुत ही काम की चीज है, राइट। तो जी अब मैंने आपको बताया था कि उस लेक्चर्स के बाद मैं आपको लिबरलाइजेशन के बारे में बताऊंगा, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम लोग लिबरलाइजेशन के बारे में कवर करेंगे। तो जी लिबरलाइजेशन में क्या होता है डियर, पहले तो मीनिंग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने मीनिंग लिखी है। अब जी इस पहले जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अब जी लिबरलाइजेशन मतलब जी गवर्नमेंट ने क्या किया था, 1991 को एक इकोनॉमिक पॉलिसी निकाला था। ठीक है, तो उस पॉलिसी में बेसिकली गवर्नमेंट ने ये किया कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी मतलब रेगुलेशंस है गवर्नमेंट को, उसको क्या किया, हटाया गया। क्योंकि मतलब गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या करती थी, पहले जब पॉलिसी नहीं थी तो प्राइवेट सेक्टर्स में क्या करती थी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थी। प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देती थी, रेगुलेशंस लगा देती थी। तो आफ्टर पॉलिसी ये सारी चीजों को गवर्नमेंट ने क्या किया, रिमूव कर दिया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी मीनिंग क्या होगी तो ये सारी मीनिंग मैंने यही लिखी है। पहले देख लीजिए, इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या किया गवर्नमेंट ने, रिमूव किया अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑन प्राइवेट बिजनेस। ठीक, तो जी अब इसकी मीनिंग लिखने को अगर एग्जाम में पूछेगा तो इट इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी वेयर, छोड़िए नहीं तो ऐसा लिखिए, इट इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी टू रिमूव unnecessary restrictions and government regulations on private business. This is called as liberalization. Liberalization का मतलब अगर आप इसका रूट वर्ड निकालेंगे तो लिबरल मतलब फ्रीडम देना या इंडिपेंडेंस देना या फिर क्या करना, कंट्रोल जो है उसको कम कर देना, उसे लिबरलाइजेशन बेसिकली कहा जाता है। तो जी आज की लेक्चर्स में इतना ही तो नहीं, इसके आगे आपकी एनसीईआरटी बुक्स में कुछ दिया भी है, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया था आफ्टर पॉलिसी, जब ये पॉलिसी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को लॉन्च किया तो उसके बाद उन्होंने कुछ स्टेप्स लिया। अब जी वो स्टेप्स मैं आपकी एनसीईआरटी के पॉइंट्स के हिसाब से मैं आपको बताते जाऊंगा। तो डियर इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स इन मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, एबॉलिशिंग का मतलब हटाना, कुछ भी चीज को हटा देना या फिर खत्म कर देना। ठीक, तो इस पॉइंट में क्या किया था गवर्नमेंट ने, लाइसेंसिंग पॉलिसी खत्म कर दी थी। लाइसेंस बनाने वाली जो पॉलिसी थी वो खत्म कर दी थी। इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखिए अब जी पॉलिसी के पहले, प्रायर पॉलिसी,
पॉलिसी के पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, प्राइवेट सेक्टर्स पे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगाती थी। वो कहती थी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर्स को अपना न्यू इंडस्ट्री को खोलना है, ओपन करना है, तो उससे सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। ठीक। अब जी जैसी पॉलिसी आई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो सिस्टम था इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब यही है, पहले क्या था, गवर्नमेंट को प्राइवेट से गवर्नमेंट ने क्या करती थी, पहले पॉलिसी के पहले प्राइवेट सेक्टर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाती थी। वो कहती थी जो भी न्यू प्राइवेट कंपनी खोलना चाहता है उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जी उस समय लाइसेंस लेना मतलब बहुत बड़ा पागल वाला काम था, पागल हो जाओगे तब भी नहीं मिलेगा, इतना एकदम मुश्किल से मिलने वाला है। राइट। तो जी ये चीज को क्या किया, पॉलिसी के बाद हटा दिया गया। तो जी यही चीज है फर्स्ट पॉइंट का मतलब। अब सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। अब जी जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो है फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी। अब जी इसका मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना, मैं बड़े आराम से बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पॉलिसी के पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, जितने भी बिजनेस हैं चाहे वो प्राइवेट हो या सेक्टर, वो बिजनेस में क्या करती थी, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या कर देती थी, रिस्ट्रिक्शन लगा देती थी। बेसिकली वो क्या, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैंने आपको सबसे पहले वाली जो इसके पहले लेक्चर्स में आपको बताया था कि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा सपोर्ट किसको कर रही थी, पब्लिक कंपनीज को, पब्लिक सेक्टर्स को, पब्लिक हॉस्पिटल्स को, पब्लिक मतलब सारी चीजें क्या थी, पब्लिक सेक्टर्स को सपोर्ट कर रही थी फाइनेंशियली भी, और आप देखेंगे तो मतलब उसके हर काम पे भी सपोर्ट कर रही थी। ठीक। लेकिन वहां पर प्राइवेट सेक्टर्स में वो क्या कर रही थी, बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा देती थी। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था। तो इस पॉइंट में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गवर्नमेंट क्या करती थी, जितने भी बिजनेस है उनमें क्या करती थी, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में रिस्ट्रिक्शन लगा देती थी। गवर्नमेंट बोलती थी जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो एक्सपेंड नहीं कर सकता। फोकस करना, मेरी बात पे एकदम ध्यान गौर कीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड नहीं कर सकता और पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकता। एक्सपेंड का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम करना। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि पब्लिक कंपनीज, जो पब्लिक सेक्टर्स है वो कभी कम ना हो, हमेशा बढ़ते रहे। ठीक है, मतलब इसका आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखेंगे तो गवर्नमेंट यही चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर्स का रोल कम हो और पब्लिक सेक्टर्स का रोल बढ़ जाए। आप अगर ध्यान से, ये वर्ड वर्ड तो बहुत इजी है, एक्सपेंशन जो है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्शन और पब्लिक है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात कहा जाता है। राइट। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि जितने भी बिजनेस है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में वो रिस्ट्रिक्शन लगा देती थी। वो कहती थी कि प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एक्सप्लोर ना हो, ज्यादा बढ़ ना पाए, लेकिन वो यही चाहती है कि पब्लिक सेक्टर बढ़ जाए, वो कभी कम ना हो। लेकिन ये सभी में गवर्नमेंट क्या करती थी, पॉलिसी के पहले रिस्ट्रिक्शन लगा देती थी। राइट। अब जी आफ्टर पॉलिसी क्या हुआ, ये जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे इसको रिमूव कर दिया गया, सबसे इजी लैंग्वेज में रिमूव कर दिया गया। अब ये थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो डियर जो अगला पॉइंट है वो है रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि फॉर एग्जांपल इंडिया, वैसे इंडिया का ही है, इंडिया ही है, अरे यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, एग्जांपल ये इंडिया के बारे में है। तो डियर रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पर मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्या करती थी, यहाँ पर एक मिनट, फॉरेन कंट्रीज, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती थी, वो बोलती थी कि ना इंडिया में कोई भी फॉरेन का सामान आएगा, ना इंडिया से फॉरेन में कोई भी सामान जाएगा। ध्यान से फोकस कीजिएगा। इंडिया मतलब गवर्नमेंट चाहती थी पॉलिसी के पहले, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, प्रियोर पॉलिसी मतलब पॉलिसी के पहले गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि इंडिया से ना तो कोई सामान बाहर जाए और ना कि कोई फॉरेन का सामान इंडिया के अंदर आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ना हो, गवर्नमेंट पहले ऐसे चाहती थी। लेकिन जी जैसे ही पॉलिसी आई, आफ्टर पॉलिसी ये जो रिस्ट्रिक्शन था इसको क्या किया, हटा दिया गया। आफ्टर पॉलिसी ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, रिमूव। राइट। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है डियर। यहाँ पर देखिए ना, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
पहले क्या होता था, गवर्नमेंट क्या कहती थी कि इंडिया से ना तो इंडिया का सामान ना कोई और कंट्री में जाएगा, ना तो बाहर का सामान इंडिया में आएगा। लेकिन बहुत कुछ कुछ कोमोडिटीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी उसमें अलाउड था, लेकिन बाकी सब में नहीं अलाउ करती थी। ठीक है, तो जी जैसे ही पॉलिसी आई तो वहां पर क्या किया, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो रिस्ट्रिक्शन में जो मतलब जो मूवमेंट में जो रिस्ट्रिक्शन है ना गुड्स के, उसको हटा दिया गया। राइट, अब जी जो अगला पॉइंट है, राइट तो जी अब अगला पॉइंट है फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, तो बेसिकली अगर मैं ये बताऊं या ना भी बताऊं तो क्या होता था पॉलिसी के पहले, प्रियोर पॉलिसी चलिए बता ही देता हूँ, नहीं तो आप बच्चे मुझे परेशान कर देंगे। पॉलिसी के पहले क्या करती थी गवर्नमेंट, क्या करती थी कुछ कुछ जगह पे प्राइस को फिक्स कर देती है अपने तरफ से। वो ना देखती थी कि उसको कंपनीज को क्या फायदा क्या नुकसान, वो बस क्या करती थी उनका प्राइस को क्या कर देती थी फिक्स कर देती थी। बोलती है ये चीज इतने में बिकना चाहिए, ये ऐसा फिक्स कर दिया था। लेकिन आफ्टर पॉलिसी के बाद ये जितना भी फिक्सिंग पॉलिसी है ना इसको रिमूव कर दिया गया। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब जी 2 ही पॉइंट बाकी है, चलिए उसे भी फटाक से डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर अब जी जो अगला पॉइंट है वो है हमारे पास रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक। अब जी इस पॉइंट में बेसिकली ये कहा गया कि गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक में अननेसेसरी कंट्रोल था वो क्या हटा दिया गया। और वो ये मेन चीज यहाँ पर ये फोकस करने की है कि डियर यहाँ पर पॉलिसी के पहले गवर्नमेंट क्या करती थी बिजनेस पर, मैं ज्यादा से एक चीज कहना नहीं चाहिए पर सबसे ज्यादा ये ट्रू बात है, वो सबसे ज्यादा क्या करती थी प्राइवेट सेक्टर बिजनेस पर क्या करती थी सबसे ज्यादा टैक्स लगाती थी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा टैक्स लगाती थी। देखिए ना यहाँ पर मैं टैक्स का एरो करके यहाँ पर इंक्रीज का किया है, कुछ भी नहीं। और फिर आफ्टर पॉलिसी क्या करने लगी, जब भी इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो वहां पर टैक्स क्या किया, कम किया, राहत दिया। मतलब बेसिकली ये पॉइंट में यही कहता है कि पॉलिसी के पहले जो बिजनेसेस थे स्पेशली प्राइवेट सेक्टर, उन पे बहुत सारा टैक्स लगाया जाता था। लेकिन जैसी पॉलिसी आई तो टैक्स को क्या किया, कम किया गया, रिडक्शन क्या किया। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है रिडक्शन इन टैक्स रेट्स। राइट, अब जी जो अगला पॉइंट है, तो माय डियर फ्रेंड्स अगला पॉइंट है सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, अब जी फॉर एग्जाम्पल करिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्ट क्या होता है एक्सपोर्ट क्या होता है। सीखा होगा लेकिन एक बार सुन लो, कुछ नहीं होगा। अब जी ये आपकी कंट्री है इंडिया, मेरी भी है इंडिया। अब जी आप जब कोई और कंट्री से अपने कंट्री में सामान परचेस करते हो, परचेस करके अपनी कंट्री में लाते हो, सो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंपोर्ट करना। और जी जब आप अपनी कंट्री, और ये बाहर की कोई भी कंट्री है, ठीक है, अपनी कंट्री है कोई भी बाहर की कंट्री, तो जी जब आप अपनी कंट्री से सामान कोई और कंट्री को सेल करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सपोर्ट करना। राइट, ठीक, तो जी प्रियोर मतलब प्रियोर पॉलिसी, तो जी ये पॉलिसी के पहले जब पॉलिसी नहीं थी तब क्या होता था, गवर्नमेंट क्या करती थी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा क्या करती थी, प्रोसीजर्स लगाती थी। ठीक है, जो कि मतलब अब जी अब ध्यान से सुनिए, पॉलिसी के पहले बेसिकली क्या होता था, गवर्नमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब करते थे कोई भी कंट्री, तो जी उसमें बहुत सारा प्रोसीजर लगाया जाता था। ठीक, अभी तो मैंने आपको एक पिछले वाले पॉइंट में ये चीज बताई है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री से लाना या फिर बेचना बहुत डिफिकल्ट होता था। राइट, मतलब होता ही नहीं था, पहली पॉइंट्स में आपको बताया था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं करते थे, करते थे, लेकिन सबसे पहले क्या था, पॉलिसी के पहले वो काम बहुत, उसका जो प्रोसीजर था वो बहुत डिफिकल्ट और लेंदी हुआ करता था। अब जी जैसी पॉलिसी आई तो ये जितने भी प्रोसीजर और लेंदी, जो भी प्रोसीजर थे जो कि डिफिकल्ट लेंदी हुआ करते थे, उसे क्या कर दिया गया, डिक्रीज किया गया।
और इजी बनाया गया, डिक्रीज कर दिया गया और क्या किया, इजी बना दिया गया, राइट। तो जी यही सारे पॉइंट्स है जो कि आपको मतलब याद रखने से। इसके बाद और एक पॉइंट है, बेसिकली ये पॉइंट मैं आपको बता ही देता हूँ। मेकिंग, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया होगा, मेकिंग इट इजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। ठीक, बेसिकली वो पॉइंट इतना खास नहीं है। बेसिकली वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहा था, इंकरेज कर रहा था कि हमारी कंट्री में आइए और मतलब बेसिकली हमारी कंट्री में आके काम कीजिए, जैसे, या फिर अपनी जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर इंडिया में ला रहे थे। जैसे मोदी जी जापान की टेक्नोलॉजी, बुलेट ट्रेन जो है वो इंडिया में ला रहे हैं, राइट, ला लिए हैं, लगभग लगभग काम है, उस पे काम चल रहा है। तो जी सेम केस ये पॉइंट का भी मतलब ऐसा ही है, राइट। आपकी एनसीईआरटी में दिया होगा, देख लेना वहां से। ठीक, तो बेसिकली ये बेसिक फंडा है डियर। होप करता हूँ आज का लेक्चर आप सभी ने इंजॉय किया होगा लिबरलाइजेशन के ऊपर। अब जी अगले टॉपिक पे मिलेंगे, ठीक, जहां पर हम लोग ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, राइट। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल लोनारे। मैं आप सभी का अगेन बहुत दिल से स्वागत करता हूं माय फ्रेंड्स। सो आज का जो टॉपिक है वो है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। आखिर ये प्राइवेटाइजेशन है क्या, राइट। तो डियर यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में हुआ था, आई थी, जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, तो जी उसमें प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को किया गया था। तो मैंने लिबरलाइजेशन बता दिया है, आज प्राइवेटाइजेशन बताऊंगा और कल हम लोग क्या सीखेंगे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में सीखेंगे, राइट, अगली लेक्चर में। तो सबसे पहले जानते हैं प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, इसमें क्या हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। तो डियर सबसे पहले तो प्राइवेटाइजेशन की मतलब जानते हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल को क्या कर देना, बढ़ा देना, प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा देना और पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर देना, उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। समझ में आया? प्राइवेटाइजेशन का बहुत इजी मीनिंग है, डायग्राम में समझ में आ गया होगा। प्राइवेट सेक्टर का रोल को इंक्रीज करना, एरो बना दिया ऊपर, इंक्रीज करना, प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना, एंड पब्लिक सेक्टर के रोल को डिक्रीज करना। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मीनिंग अगर आप पूरे में लिखेंगे तो इसका मतलब होगा इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, increasing role of private sector and decreasing role of public sector, it is called as privatization। easy है, मजा आ गया, exactly मजा आ गया होगा डियर, बहुत easy definition है। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी को नोटिस करनी है, जो कि आपको घुमा फिरा के आपकी एनसीईआरटी बुक में देगा ही देगा, ठीक। अब जी जैसी पॉलिसी आई, आफ्टर पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया था, पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को अडॉप्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर नहीं सुना तो आप मतलब समझ लो बहुत बड़ा आपका ही घाटा होने वाला है, ठीक। तो जी पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये डिस इन्वेस्टमेंट होता क्या है। अब जी डिस इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब होता है पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर करना, पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर करना, उसे हम डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो पॉलिसी ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर्स को ट्रांसफर करना प्राइवेट सेक्टर में, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिसी ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक। बहुत इजी है, इसमें भी मजा आ गया। अभी यहाँ तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर्स के रोल को बढ़ाना और पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करना। अब जी उसके बाद गवर्नमेंट ने जैसी पॉलिसी निकाला तो वहां पर उन्होंने पॉलिसी ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट बनाया, जहां पर वो क्या करती थी, पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर देती थी। इतना समझ में आ गया। अब जी पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर करने के लिए, इस काम को बेसिकली करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक BIFR को सेटअप कर दिया। BIFR को सेटअप कर दिया। अब ये BIFR क्या है, इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये एक तरीके का इंस्टीट्यूशन खोल दिया, सेटअप कर दिया गवर्नमेंट ने। अब इसका पीछे एक रीजन था इसका सेटअप करने के लिए।
गवर्नमेंट कहती थी कि जो भी पब्लिक सेक्टर लॉस में जा रही है, जो भी पब्लिक सेक्टर लॉस में जा रही है, उसको रिवाइव कर दो या फिर क्लोज कर दो। ठीक है, रिवाइव मतलब जो भी अगर लग रहा है कि उसको सुधार सकते हैं तो सुधार दो, अगर सुधार नहीं सकती है तो उसको बंद कर दो। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज रिवाइव, राइट। तो गवर्नमेंट बेसिकली BIFR को इसलिए सेटअप किया था कि वो ये काम कर सके कि जो भी प्राइवेट सेक्टर लॉस में जा रहे हैं, वो बेसिकली इसका BIFR का काम क्या था, गवर्नमेंट ने जिसे सेटअप किया था, इसका ये काम था, इसका ये काम देखना था कि प्राइवेट सेक्टर जो भी लॉस में, सॉरी पब्लिक सेक्टर जो भी लॉस में जा रहे हैं उनको रिवाइव कर दो या फिर क्लोज कर दो। सो डियर, बस इतना सा ही है बेसिक प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट। ठीक, होप करता हूं आप सभी ने इसे एंजॉय किया होगा, राइट। तो डियर, इसी के साथ मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के जाने के बाद एक बार फटाक से रिवाइज कर देते हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर्स के रोल को बढ़ाना और पब्लिक सेक्टर्स के रोल को कम करना, उसे प्राइवेटाइजेशन कहता है। आफ्टर पॉलिसी क्या की थी गवर्नमेंट ने, जैसी इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को मतलब पब्लिश किया था, तो उसके बाद उन्होंने पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट निकाला था। अब पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर करना। इजी है। अब जी इस काम को करने के लिए गवर्नमेंट ने BIFR को सेटअप किया। ये क्या करती थी, ये बेसिकली देखती थी कि जो भी पब्लिक सेक्टर लॉस में है तो उसका ये काम था कि उसे रिवाइव कर दो या फिर क्लोज कर दो, खत्म। अब जी BIFR क्या है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अब जी ये टॉपिक खत्म होता है, आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स। शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम होगी मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा। ओके, बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल लोनारे, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। सो डियर, हम लोग ने लिबरलाइजेशन पढ़ लिया, प्राइवेटाइजेशन पढ़ लिया, अब पारी है ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? अब जी ये आपको भी पता है, इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जब गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जब आई थी तो उसमें ग्लोबलाइजेशन भी इसका पार्ट था, राइट। तो जी आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो जी सबसे पहले तो एक मीनिंग पढ़ते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक ऑफ वर्ल्ड टू फैसिलिटेट द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कैपिटल, पीपल एंड टेक्नोलॉजी, इट इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। इजी है। अब जी बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि हर कंट्री, मतलब बेसिकली इंडिया की बात कर देता हूँ, इंडिया के लिए था ये। तो जी इंडिया में क्या हो रहा था, गवर्नमेंट चाहती थी कि अपनी जो इंडिया है वो क्या अदर दूसरी भी जितनी भी कंट्रीज है, फॉर सपोज कीजिए ये है इंडिया, तो गवर्नमेंट चाहती थी कि जितनी भी कंट्रीज है अदर कंट्रीज, तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि हर कंट्री के साथ क्या कर सके, ट्रेडिंग कर सके, कैपिटल कर सके, पीपल कर सके या टेक्नोलॉजी कर सकते। अभी मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली। तो जी पहले तो आप ये समझिए ट्रेड का मतलब। गवर्नमेंट चाहती थी कि हम इंडिया जो है अपनी कंट्री, इंडिया की कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में भेजे और दूसरी कंट्री का सामान अपनी कंट्री में लाए। उनका सबसे पहला मोटिव ये था, ट्रेड। इसका मतलब ये हुआ। कैपिटल समझते हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहती थी इंडियन गवर्नमेंट इस पॉलिसी के बाद ये चाहती थी कि बाहर की कंपनी हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्ट करे, अपनी कंपनी लगाए। ये सारी चीजें कैपिटल में आ गई। अब पीपल, अब जी बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट ये चाहती थी कि पीपल जो है मतलब इंडिया के पीपल बाहर जा सके इजिली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, और इंडिया ये भी चाहती थी कि बाहर के पीपल भी इंडिया में आए, इस्टेब्लिश करे, और उनके लिए भी जो मूवमेंट है, माइग्रेशन है, वो भी क्या रहे, मतलब फ्री फ्लो में रहे, राइट, फ्री फ्लो में रहे। और टेक्नोलॉजी की तो बात ही समझ जाइए आप। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपका बताओ इसका, जैसे मोदी जी जापान ट्रेन ला रहे हैं ना, बेसिकली ला ही लिया है यार, बस काम चल रहा है उसमें। जापान जो बुलेट ट्रेन है, तो वो क्या होगी, टेक्नोलॉजी को अपनी कंट्री में लाना। तो जी इस पॉलिसी में भी गवर्नमेंट यही चाहती थी कि बाहर की जितनी भी कंट्रीज की कंपनी है वो अपने टेक्नोलॉजी इंडिया में लाके स्टैब्लिश करे, ठीक। और ये भी चाहती थी कि इंडिया बाहर की कंट्री में जाकर अपनी टेक्नोलॉजी को क्या करे, स्टैब्लिश करे।
सो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन यही सारी चीजें होती है। सो और एक बार पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? जब इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस, इंटीग्रेशन मतलब उसमें पार्ट लेना। तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि वेरियस इकोनॉमिक में पार्ट लेना चाहती थी, ठीक है, ट्रेडिंग से, कैपिटल से, पीपल से, टेक्नोलॉजी से। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है ये सारी चीजें। एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग सभी। ग्लोबलाइजेशन refers to integration of various economic of a world to facilitate free flow of trade, capital, people and technology. It is called as globalization. टॉपिक खत्म। ठीक, मेन चीज जो बतानी थी वो तो खत्म हो गई, टॉपिक खत्म नहीं हुआ। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, टॉपिक खत्म नहीं। यहाँ पर आपको और दो चीजों के बारे में ख्याल रखना है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे फर्स्ट पॉइंट। तो जी यहाँ पर जो सबसे पहली बात आपको नोटिस करनी है वो है रैशनलाइजेशन, जो कि इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर ही था, रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। अब जी यहाँ पर रैशनलाइजेशन का रूट वर्ड क्या है? रैशनल। अब जी रैशनल का मतलब क्या होता है डियर? इंटेलिजेंट, सोच समझ कर, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ कि वो रैशनल व्यक्ति है, मतलब वो एक समझदार व्यक्ति है, तो वैसे टाइप का रैशनलाइजेशन मतलब सोच समझ कर, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ, अब टैरिफ का मतलब होता है डियर टैक्स। टैरिफ मतलब क्या होता है? टैक्स स्ट्रक्चर। मतलब बेसिकली इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने ये भी सारी चीजें की। उसने क्या किया? एक सोच समझ कर टैक्स स्ट्रक्चर को क्या किया? डेवलप किया, ठीक है। रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर का मतलब वही होता है, ठीक। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक सोच समझ कर टैक्स पॉलिसी, टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो सोच समझ कर क्या किया? बनाया। उसे कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। और जो दूसरी बात यहाँ पर आप सभी को नोटिस करनी है, अब जी जो दूसरी बात आप सभी को यहाँ पर नोटिस करनी है, यहाँ पर लिखा है एबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी और रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। सबसे पहले मैं जानता हूँ, जरूर आप जानते होंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता क्या है, राइट जी। आपकी कंट्री इंडिया, जब आप कोई और कंट्री से अपना सामान खरीद कर लाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम इस प्रोसेस को बेसिकली कहते हैं इंपोर्ट करना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट करना। अब जब आप अपनी कंट्री से, इंडिया से, जब आप कोई और कंट्री में सामान सेल करोगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपोर्ट करना, ठीक। तो समझ में आ गया ये फंडा। अब जी तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया? एबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। मतलब आप जब अपनी कंट्री से बाहर पर सामान बेचेंगे तो वहां पर जितने भी टैक्स और जितनी भी आपको फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ी थी, वहां पर एबॉलिश करा गया। मतलब वो जितनी भी पॉलिसी ड्यूटी आपको देनी पड़ती थी, टैक्स वाइज जो भी देना पड़ता था, वो सबको क्या कर दिया? हटा दिया गया। और इंपोर्ट ड्यूटी मतलब जब आप बाहर की कंट्री से जब आप सामान परचेस करते हैं तो उसमें क्या कर दिया? रिडक्शन कर दिया गया ड्यूटी में, राइट। तो डियर बस यही है। तो एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक ऑफ वर्ल्ड टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कैपिटल, पीपल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक, इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब जी रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर मतलब जहां पर एक गवर्नमेंट ने सोच समझ कर टैक्स स्ट्रक्चर को डेवलप किया। और एबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब एक एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया और इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन ला दिया गया। इसी के साथ ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक खत्म होता है डियर। इसी के साथ डियर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। मैं जरूर कहूंगा कि आप कोई भी बुक रीडिंग करिए, चाहे एनसीईआरटी, चाहे पूनम गांधी या फिर मीना वर्मा, जो भी बुक है उसको एक बार जरूर रीड कीजिए। मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया, बस आपका काम क्या है? रीडिंग करना। इसलिए रीडिंग करने को कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो कंसेप्ट बता दिया हूँ, लेकिन एग्जाम्स में लिखने के लिए आपको आना चाहिए, और आपको लिखना तभी पॉसिबल होगा जब आप बुक रीडिंग करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ एक बार बुक रीडिंग जरूर कीजिएगा। इसी के साथ डियर मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स।